नमस्कार दोस्तों, मैं अमन। आज है 20 अगस्त और चलिए जानते हैं 20 अगस्त से संबंधित कुछ इंपॉर्टेंट अपडेट्स। तो आज का पहला अपडेट है, निम्न में से किस संगठन ने ग्लोबल जेंडर गैप इंडेक्स 2022 जारी किया? ऑप्शन ए विश्व आर्थिक मंच, ऑप्शन बी है संयुक्त राष्ट्र मानवाधिकार परिषद, ऑप्शन सी है संयुक्त राष्ट्र महिला और ऑप्शन डी है विश्व स्वास्थ्य संगठन। तो यहाँ पर जानते हैं, विश्व आर्थिक मंच ने ग्लोबल जेंडर गैप 2022 जारी की है। विश्व आर्थिक मंच ने पहली बार 2006 में देशों के लिए लिंग अंतर की तुलना करके इसे पेश किया था। ग्लोबल जेंडर गैप रिपोर्ट 2022 द्वारा वार्षिक प्रकाशन का 16वां संस्करण था। तो ये इसका 16वां संस्करण था। आपको बता दें कि यह रिपोर्ट जुलाई में प्रकाशित हुआ था और इस रिपोर्ट के अनुसार पहले स्थान पे देश था फिनलैंड। भारत का स्थान था 136 और कुल देश, सॉरी, भारत का स्थान था 135 और कुल देश लिए गए थे 146। तो सबसे खराब प्रदर्शन था अफगानिस्तान का। ठीक है, तो यहाँ पे ग्लोबल जेंडर गैप इंडेक्स जो जारी किया था विश्व आर्थिक मंच के द्वारा जारी किया गया था, यह इसका 16वां संस्करण था और पहले स्थान पर फिनलैंड, भारत का स्थान रहा 135वां और सबसे खराब प्रदर्शन रहा अफगानिस्तान का। अफगानिस्तान इस इंडेक्स में सबसे निचले पायदान पर 146वें स्थान पर रहा। हालांकि यहाँ पूछा गया है कि ग्लोबल जेंडर गैप इंडेक्स किस संगठन के द्वारा जारी किया जाता है, तो विश्व आर्थिक मंच यानी कि वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम के द्वारा जारी किया जाता है। आज का अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से किस दिन को विभाजन विभीषिका स्मृति दिवस के रूप में मनाने का फैसला लिया गया है? ऑप्शन ए है 14 अगस्त, ऑप्शन बी है 15 अगस्त, ऑप्शन सी है 26 जनवरी और ऑप्शन डी है 26 नवंबर। तो यहाँ पर जानते हैं, पिछले साल केंद्र सरकार ने स्वतंत्रता दिवस के ठीक एक दिन पहले यानी कि 14 अगस्त को विभाजन विभीषिका स्मृति दिवस के रूप में मनाने का फैसला लिया था। बता दें कि भारत का बंटवारा माउंटबेटन योजना के आधार पर बनाए गए कानून भारतीय स्वतंत्रता अधिनियम 1947 के मुताबिक किया गया है। इस अधिनियम में कहा गया था कि 15 अगस्त 1947 को भारत व पाकिस्तान अधिराज्य नामक दो देश बनाए जाएंगे और ब्रिटिश सरकार उन्हें सत्ता सौंप देगी। इसके साथ ही 14 अगस्त को पाकिस्तान और 15 अगस्त को भारतीय संघ की स्थापना की गई थी। भारत के विभाजन से करोड़ों लोग प्रभावित हुए। विभाजन के दौरान हुई हिंसा में करीब 10 लाख लोग मारे गए और करीब 1.54 करोड़ शरणार्थी ने अपना घर बार छोड़कर बहुमत संप्रदाय वाले देशों में शरण ले ली। धर्म के आधार पर हुए इस बंटवारे का दंश आज भी दोनों देश झेल रहे हैं, जिसके कारण तत्कालीन प्रधानमंत्री के द्वारा यह आह्वान किया गया है कि हम लोग प्रत्येक वर्ष 14 अगस्त को विभाजन विभीषिका स्मृति दिवस के रूप में मनाएंगे। तो यहाँ पूछा गया है कि विभाजन विभीषिका स्मृति दिवस मनाए जाने का फैसला कब किया गया, तो आपका सही ऑप्शन होता है ए 14 अगस्त को। आज का अगला अपडेट है, निम्नलिखित में से द सैटेनिक वर्सेज नामक पुस्तक के लेखक हैं? ऑप्शन ए है शशि थरूर, ऑप्शन बी है अरुंधति रॉय, ऑप्शन सी है जीत थाइल और ऑप्शन डी है सलमान रुश्दी। तो यहाँ पर जानते हैं, भारतीय मूल के लेखक और बुकर पुरस्कार से सम्मानित सलमान रुश्दी पर हाल ही में अमेरिका में एक कार्यक्रम के दौरान जानलेवा हमला हो गया था। बहरहाल अब उनकी हालत स्थिर बताई जा रही है। सलमान रुश्दी द सैटेनिक वर्सेज नामक किताब लिखने के बाद विवादों में आ गए थे। साल 1988 में प्रकाशित इस पुस्तक को लेकर विवाद खड़ा हो गया था। साल 1989 में ईरान के सर्वोच्च धार्मिक नेता आयातुल्लाह खोमेनी ने इसे इस्लाम धर्म का अपमान बताकर उनके खिलाफ फतवा जारी किया था। भारत समेत कई देशों में सलमान रुश्दी की यह किताब प्रतिबंध है। तो यहाँ पूछा गया है, द सैटेनिक वर्सेज नामक पुस्तक किसने लिखा है, तो सलमान रुश्दी ने लिखा है, जिसके कारण ये हमेशा चर्चे में रहते हैं। इनकी यह पुस्तक कब पब्लिश हुई थी, तो इनकी यह पुस्तक पब्लिश हुई थी 1988 में। ठीक है, 1988 में इनकी पुस्तक पब्लिश हुई थी, तब से लेके हमेशा चर्चे में रहते हैं, जिसके कारण बेसिक तौर पे एक युवा लड़का इनके ऊपर एक समारोह के दौरान आक्रमण करता है। हालांकि इसके कारण की अभी पुष्टि नहीं की गई कि मूल कारण क्या है। लोग बाग अंदाजा ये लगा रहे हैं कि शायद इसी पुस्तक के कारण उस युवा लड़के ने सलमान रुश्दी के ऊपर आक्रमण किया है। आज का अगला बेट था, हाल ही में TU-160 सुर्खियों में रहा, यह क्या है? ऑप्शन ए है
लंपी स्किन डिजीज के खिलाफ भारत का पहला स्वदेशी टीका? ऑप्शन बी है स्ट्रेटेजिक वर्मवर्षक लड़ाकू विमान, ऑप्शन सी है कछुए की एक नई प्रजाति, और ऑप्शन डी है ट्यूलिप नामक स्कूल की एक नई प्रजाति। तो यहाँ पर जानते हैं कि बॉम्बर या बम वर्षक ऐसे फाइटर प्लेन होते हैं जिनका इस्तेमाल ज़मीन और नौसेना के लक्ष्यों को निशाना बनाने के लिए हवा से ज़मीन पर बम गिराने या हवा से क्रूज मिसाइल को लॉन्च करने में होता है। यह दो तरह के होते हैं, स्ट्रेटेजिक और टैक्टिकल बॉम्बर। टैक्टिकल बॉम्बर का इस्तेमाल आमतौर पर युद्ध के दौरान अपने ज़मीन पर दुश्मन सेना के ठिकाने या मिलिट्री हथियारों को निशाना बनाने में होता है, जबकि स्ट्रेटेजिक बॉम्बर ऐसे मीडियम या लॉन्ग रेंज लड़ाकू विमान होते हैं जिनका इस्तेमाल रणनीति के तहत दुश्मन देशों के शहरों, फैक्ट्रियों, सैन्य ठिकानों, मिलिट्री कारखानों को निशाना बनाने में किया जाता है। यह हजारों किलोमीटर की यात्रा करके दुश्मन के घर में हमला करके वापस लौट आने में सक्षम होते हैं। पिछले साल नवंबर में चीन ने भारतीय सीमा पर H-6K नामक स्ट्रेटेजिक बॉम्बर तैनात कर दिया था। उस समय भारत के पास चीन के इस हथियार का कोई तोड़ नहीं था, लेकिन अब भारत रूस से TU-160 नामक दुनिया का सबसे घातक स्ट्रेटेजिक बम्बर खरीदने की योजना बना रहा है। तो यहाँ पूछा गया है कि TU-160 सुर्खियों में क्यों है? तो यह आपका सही ऑप्शन होता है बी, यह आपका स्ट्रेटेजिक बम्बर लड़ाकू विमान है जिसे भारत रूस से खरीद रहा है। ठीक है, तो जिसके कारण TU-160 चर्चों में रहा है। आज का अंतिम अपडेट है, हाल ही में सुर्खियों में रहे दुनिया के सबसे ऊंचे सिंगल आर्च रेलवे ब्रिज के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन असत्य है? ऑप्शन ए है इसे जम्मू कश्मीर के रियासी जिले में बक्कल और कौड़ी के बीच बनाया गया है, ये आपका सत्य है। यहाँ पे असत्य क्वेश्चन के बारे में पूछा गया है। दूसरा कह रहा है कि इसका निर्माण कोंकण रेलवे उधमपुर श्रीनगर बारमूला रेल लिंक परियोजना के तहत किया जा रहा है, ये भी आपका सही है। अगला है आपका इस रेल ब्रिज की नदी तल से ऊंचाई 259 मीटर है, ये आपका गलत है, इसके बारे में हम व्याख्या देखेंगे। अगला है आपका इस पुल को बनाने का लक्ष्य जम्मू कश्मीर घाटी में कनेक्टिविटी को बढ़ावा देना है, ये भी आपका सही है। अब इसको हम लोग डिटेल में जानते हैं कि जम्मू कश्मीर में बन रहे दुनिया का सबसे ऊंचा चिनाब रेलवे पुल को ओवर आर्च का पूरा हो गया है। बीते 13 अगस्त को पुल का गोल्डन ज्वाइंट यानी कि आखिरी जोड़ लगाया गया। बता दें कि दुनिया का सबसे ऊंचा सिंगल आर्च रेलवे ब्रिज जम्मू कश्मीर के रियासी जिले बक्कल और कौड़ी के बीच बनाया गया है। ब्रिज का निर्माण कोंकण रेलवे उधमपुर श्रीनगर बारमूला रेल लिंक परियोजना के तहत किया गया है। इस प्रोजेक्ट की लागत 28,000 करोड़ रुपए है। इसकी खासियतों की बात करें तो 1.3 किलोमीटर इस रेल ब्रिज नदी के तल से ऊंचाई 359 मीटर यानी कि 359 मीटर है। पुल पर रिएक्टर स्केल पर 8 तीव्रता वाले भूकंप का असर नहीं होगा। यह 260 किलोमीटर प्रति घंटा की रफ्तार से चलने वाली हवा को भी सह सकता है। इसमें ब्लास्ट लोड टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल हुआ है और इस पर 100 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से ट्रेन दौड़ सकती है। इसकी लाइफ 120 साल आंकी गई है। इस पुल को बनाने का लक्ष्य जम्मू कश्मीर घाटी के कनेक्टिविटी को बढ़ावा देना है। तो जैसा कि आपने देखा कि यहाँ पे ए, बी और डी ऑप्शन सही रहे। यहाँ पे सी ऑप्शन में कहा गया है कि इस रेल ब्रिज की नदी तल से ऊंचाई 259 मीटर है, जबकि यह आपका गलत होता है। इस रेल ब्रिज की नदी तल से ऊंचाई 359 किलोमीटर है। तो इस प्रकार से इस क्वेश्चन में पूछा गया था कि कौन सा कथन असत्य है, तो आपका असत्य कथन है सी। ठीक है, तो दोस्तों आज के लिए बस इतना ही। आपसे पिछले सेक्शन में पूछा गया था कि भारत का 3D प्रिंटेड कार्निया किस शहर में तैयार किया गया, तो सही आंसर है आपका हैदराबाद। ठीक है, आपका सही आंसर होता है हैदराबाद। अब आज का क्वेश्चन है कि प्रतिवर्ष किस तारीख को विभाजन विभीषिका स्मृति दिवस के रूप में मनाया जाता है? मैंने आपसे पूछा है कि प्रतिवर्ष किस तारीख को विभाजन विभीषिका स्मृति दिवस के रूप में मनाया जाता है। आप इसका आंसर हमें कमेंट बॉक्स में दे सकते हैं। और दोस्तों वीडियो पसंद आ रहा हो तो वीडियो को लाइक करें, कमेंट करें तथा अपने दोस्तों के साथ शेयर करें।
तथा चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब अवश्य करें एवं इस पीडीएफ को प्राप्त करने के लिए आप हमारे टेलीग्राम से जुड़ सकते हैं, जिसका लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है। तो वीडियो के अंत तक बने रहने के लिए धन्यवाद। मिलते हैं जल्दी नेक्स्ट वीडियो में।